हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। करंट अफेयर्स अगर आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। लेकर आया हूं मैं डेली करंट अफेयर्स। आज हम 25 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो न्यूज है, इट इज अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2024 लिस्ट। अब ये क्या है? पासपोर्ट को पावरफुल बताने की बात की जा रही है। इससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। ये हर साल एनुअली अगर हम देखेंगे तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट लेके आई जाती है। और इसमें क्या निकलता है कि कौन से देश की कितनी डिप्लोमेटिक पावर है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने अच्छे हैं, पावर नहीं कहेंगे, यहाँ पे रिलेशन कितने अच्छे हैं, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है बाकी देशों के साथ। पासपोर्ट की पावर का मतलब ये है कि उस देश के जो सिटीजन्स हैं वो कितने दूसरे देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाते हैं ट्रेवल करने के लिए तो आपको वीजा की रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट के साथ साथ। यानी आप किस पर्पज से आए हैं ट्रेवल करने, वो पर्पज आपको बताना होता है, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। सो अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर पासपोर्ट इज वंस अगेन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, यानी सिंगापुर के जो सिटीजन हैं, वो लगभग 195 कंट्रीज में आराम से वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। उनको वीजा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो दिस इज अगेन एक सुपीरियरिटी दिखा रहा है पासपोर्ट के मामले में सिंगापुर का। और ये भी बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि सिंगापुर के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर हैं। इसलिए 195 कंट्रीज में वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो उससे भी दो ज़्यादा कंट्रीज में ये आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। दिस पोजिशन इज ए टेस्टामेंट टू सिंगापुर्स रोबस्ट डिप्लोमेटिक नेटवर्क एंड इट्स सिटीजन्स ईज ऑफ मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड। कि कितना अच्छा डिप्लोमेटिक नेटवर्क है सिंगापुर का, और उसके जो सिटीजन्स हैं उसको कितना प्रॉफिट है इसमें कि आराम से वीजा के लिए अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन यही आता है कि भारत का फिर इसमें क्या रैंक है। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया रैंक्स 82nd, यानी भारत की रैंक 82nd पोजीशन पे है। और भारत के पास जिसके पास वीजा है, इंडिया का पासपोर्ट है, वो आराम से लगभग 58 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री, कि वहां वीजा की जरूरत नहीं है। जैसे आप कुछ कंट्रीज तो आप जानते होंगे, जैसे नेपाल में आप जाते हैं तो नेपाल में आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इट इज ए वर्ल्ड वाइड लिस्ट दैट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर सिटीजन्स ट्रैवल फ्रीडम। कि ये लोगों को कितनी आज़ादी है ट्रैवल करने के लिए। एक आज़ादी होती है फंडामेंटल राइट के थ्रू, कि हमें मिली हुई आज़ादी कि हम अपने स्टेट्स के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन ये इट इज़ अबाउट वर्ल्ड लेवल में। जब आप ट्रैवल करने जाते हैं दुनिया के दूसरे देशों में तो ऑब्वियसली फिर आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कितना आपको फ्रीडम है उसको दिखाता है। इट ऑफर्स अ डिटेल्ड समरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंक्स पासपोर्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट देयर होल्डर्स कैन विजिट। कि जो होल्डर है वो कितने कंट्रीज में फ्रीली विजिट कर सकते हैं बिना वीजा के। यानी अराइवल से पहले ही उनको वीजा मिल गया है, उनका पासपोर्ट ही वो वीजा है। ठीक है, रैंकिंग इज डिटरमिन्ड बाय डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये जो डेटा निकालता है, ये डेटा उनको मिलता है कहां से? IATA से। इनको बोलते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, विच मेंटेन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव प्रिसाइज डेटाबेस ऑफ ट्रैवल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। की दुनिया भर में लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी एक पूरी जानकारी डेटा ये लोग रखते हैं। The passport ranking in the Henley Passport Index is based on comprehensive methodology that considered several factors। कि कुछ मेथोडोलॉजी है, कुछ फैक्टर्स है जो ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं कि इट ऑल्सो इंक्लूड कि कितना विदाउट वीजा के ट्रैवल किया जा सकता है, उस देश का डिप्लोमेटिक रिलेशन कितना अच्छा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स उस देश के बाकी देशों के साथ कैसे हैं, कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करती है ये चीज। ठीक है, अब इस लिस्ट में क्योंकि फर्स्ट रैंक आपने देख लिया, इंडिया का रैंक देख लिया, अब इस लिस्ट में सेकंड थर्ड नंबर पे जो है उनको भी देख लेते हैं। तो सिंगापुर तो हो गया आपका 195 डेस्टिनेशन, यानी 195 कंट्रीज में आराम से ट्रेवल करो। ज्वाइंट सेकंड नंबर पे एक साथ आप देखेंगे तो एक डोमिनेशन देखने को मिलेगा किसका? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन
मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका डोमिनेशन देखने को मिलेगा। तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, अलॉन्ग विद जापान। ये जो कंट्रीज हैं ये ज्वाइंट सेकेंड पोजीशन पे बने हुए हैं और इन कंट्रीज का पासपोर्ट जिसके पास है वो 192 डेस्टिनेशंस में आराम से फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे है कि इट्स अबाउट डेस्टिनेशंस, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि इट इंक्लूडेड द कंट्रीज ओनली, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन मैं करूंगा कि 195 कंट्रीज बोला आ रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सारे कंट्रीज ही हों, आइलैंड नेशन भी होते हैं। आइलैंड नेशन तो नेशन ही होता है। ज्वाइंट थर्ड पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, ये सब हैं और लगभग 191 डेस्टिनेशन आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। फोर्थ प्लेस पे है यूके, बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जो इन पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स हैं जिनके पास इसका पासपोर्ट है वो डेफिनेटली 190 डेस्टिनेशंस पे फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। एट्थ पे, क्योंकि यूएस की पोजीशन को बताना था कि आखिर यूएसए का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि यूएस का आप हर जगह देखते हैं, चर्चा होती रहती है। तो 186 डेस्टिनेशन जो है यूएसए के सिटीजन्स जो पासपोर्ट होल्ड करते हैं यूएसए का, वो वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इंडिया जो है हमारा 82nd पोजीशन पे है, रैंकिंग वाइज 82nd पोजीशन पे है और लगभग 58 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। भारत के साथ सेनेगल और साथ में तजाकिस्तान सेम रैंक पे बैठे हुए हैं, ठीक है। So power of passport can significantly impact an individual life, making the Henley Passport Index a valuable resource for understanding global mobility। कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कहीं ना कहीं ग्लोबल मोबिलिटी को समझने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बता रहा है कि किस देश की कितनी अहमियत, वैल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपका, इट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। रिसेंटली अभी आपने देखा एनुअल बजट पास हुआ, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी एनुअल बजट को लेके। अभी तक मैंने कोई न्यूज उसके ऊपर कुछ डिटेल नहीं किया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो मैं एक पूरा उसका डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। उम्मीद तो यही थी कि जो टैक्स स्लैब है उसको और कम किया जाएगा, या फिर हम बात करते हैं कि मतलब जैसे लोगों को ज़्यादा उम्मीद रहती है कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें और ज़्यादा सेव करें, टैक्स कम देना पड़े। बट अगेन टैक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट यूज़ कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, बट सिंस इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स जो है, ये इनकम टैक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिन, 24 जुलाई को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1860 से। सर जेम्स विल्सन जो थे, ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर, कॉलोनाइजेशन था, तो पहली बार इन्होंने इस चीज को शुरुआत की देश के अंदर, ठीक है। इन्होंने इनकम टैक्स इम्पोज करवाया, ठीक है। और बाकी जो हमारा इतिहास रहा है इनकम टैक्स को लेके उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दिस डे इज ऑब्जर्व टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन्स पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, कि एक तरह से जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं टाइम पे, उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास वो पैसा जा रहा है, फिर गवर्नमेंट उसको डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स, जो अलग अलग लोगों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज वगैरह लेके आती हैं उसमें इम्पोज करते हैं, प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं। टू मार्क द 150th एनिवर्सरी of the imposition of income tax in India in 2010, the Income Tax Department of Union Ministry of Finance इन्होंने डिसाइड किया कि 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जब 150 साल पूरे हो गए। तो ये 2010 में पूरा हुआ जब से इनकम टैक्स इम्पोज हुआ था, और इसीलिए 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया इनकम टैक्स डे के रूप में 2010 के अंदर। तो फर्स्ट नेशनल इनकम टैक्स डे इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 24 जुलाई 2010। इनकम टैक्स एक्ट आया था 1922 में। इसने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेआउट किया कि किस तरह से इनकम टैक्स जो होगा वो पे किया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। एंड उसके बाद, ये तो आज़ादी से पहले की बात थी, इंडिपेंडेंस के बाद द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 इसने फिर से उसको रिप्लेस कर दिया 1922 को, और कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड कर दिए, और इस तरह से एक चेंज देखने को मिला 1961 में, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पहला इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लेके आया गया था। फिर 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास करके इसको लॉ बनाया गया। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, अब अपने इस पर्टिकुलर अगर डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं टैक्स वाले रिजाइन में, ये फिर अलग लॉ बना सकती है, इसके पास ये पावर दे दिया गया। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून ये बॉडी बनाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है।
और इसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। फिर आगे कहानी ये कहती है कि इन 1963 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइफर्केटेड। अब इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए थे, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड ए सेपरेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस was constituted under the Department of Revenue, Union Ministry of Finance। तो आगे चल के, क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है कि आप जो कमा रहे हैं और आपकी इनकम ज़्यादा है तो एक टैक्स स्लैब बनाए गए हैं कि इतने 5 से 10 लाख के बीच में आप कमाते हैं तो आपको इतने हज़ार रुपये पर मंथ टैक्स के फॉर्म में देना होगा, इस तरीके से। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन और ए कंपनी एज ए स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एक पर्टिकुलर टैक्स को लेके जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि लोगों से वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है इनकम टैक्स के फॉर्म में, जितना वो कमाते हैं उसके ऊपर, और उस पैसे को फिर यूज करके डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लिवाई इनकम टैक्स ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे भी एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स लगाना है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो चीज, ठीक है। आज के समय में हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और चेयरमैन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स को देख रहे हैं वो है रवि अग्रवाल, ठीक है। आई होप इतना इंफॉर्मेशन काफी है इनकम टैक्स से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडसलैंड बैंक कोलैबोरेट्स। तो आपने इंडसलैंड बैंक का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या यूनिक किया है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, मतलब मिल के काम करेंगे किसके साथ, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। क्या लॉन्च किया इन्होंने, रेसल फॉर ग्लोरी, यानी ग्लोरी के लिए आप रेसल करें। और इसमें क्या है कि जो डिसेबल पर्सन है एज वेल एज जो माइनॉरिटीज में जो कम्युनिटीज हैं और उसमें जो अच्छे रेसलर्स हैं, स्पेशली वुमेन कैटेगरी में अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही गई है, ठीक है। कैसे होगा ये सपोर्ट, देखिए, अ सिग्निफिकेंट CSR इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उसको CSR कहा जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, की इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ। इंडसलैंड बैंक का ये कोलैबोरेशन है और जो चीज इन्होंने लॉन्च किया उसका नाम है रेसल फॉर ग्लोरी। दिस इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट 50 promising female wrestling athletes from across India by providing them with fully funded scholarship for coaching at IIS। IIS मतलब इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, की लगभग ऐसी 50 महिलाएं जो रेसलिंग में बहुत अव्वल दर्जे की हैं और कहीं ना कहीं फंड की कमी से, पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं निकल के आ पा रही हैं, तो उनको वो पैसा सपोर्ट फंड स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और ये कहाँ है, विजयनगर बेल्लारी। कहाँ है विजयनगर बेल्लारी, कर्नाटक के अंदर, और कहीं लगता है तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम फोकस ऑन इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी इन्वॉल्व्स की ऑल टाइप ऑफ पर्सन, मतलब सभी को लेके चलना साथ में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिसेबल पर्सन, जिसको हम समझते हैं, जिसको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, ठीक है, वो लोग भी, ताकि वो स्पोर्टिंग एक्सीलेंस जो है उस फील्ड में अच्छा कर सकें। इट प्रियोरिटाइज एम्पावरिंग फीमेल रेसलर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जैसे कि अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज जो हैं, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट इज ए पार्ट ऑफ इंडसलैंड स्पोर्ट्स। रेसल फॉर ग्लोरी जो है ये इंडसलैंड फॉर स्पोर्ट, इसका ही एक पार्ट है। A non-banking vertical established in 2016 that emphasizes diversity, differentiation, and domination in sport. This initiative seeks to engage, educate, and excite stakeholders through sports। कि किस तरीके से और engage किया जाए, जितने भी लोगों का इंडसलैंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो इस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये कॉर्पोरेट फील्ड है और जैसे कि आप CSR समझ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है कि ठीक है, हम रेसल फॉर ग्लोरी में 50 ऐसी औरतों को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज अगेन अबाउट बजट, ठीक है। अभी एनुअल बजट पास हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 के बाद आप देखेंगे आफ्टर 2017 जो रेलवे बजट है और जो एनुअल बजट होता है उसको एक साथ क्या किया है, जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। इससे पहले आप देखोगे, इसी में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि 2017 से पहले सेपरेटली, मतलब पहले एनुअल बजट आता था, फिर रेलवे बजट आता था, या रेलवे बजट या एनुअल बजट, इस तरीके से सेपरेट करके फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया करते थे। क्योंकि रेलवे बजट क्यों अलग से आता था, क्योंकि रेलवे अपने आप में एक लाइफलाइन समझ लीजिए, ठीक है।
बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं ट्रेवल करते हैं रेलवे के थ्रू। बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो रेलवे के थ्रू ही होता है इन द नेशन। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर 7th consecutive बजट, 7वां इन्होंने बजट पास किया है 23 जुलाई को, ठीक है। एंड ये इनका 7th consecutive बजट था फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट बजट आफ्टर रिटर्निंग टू पावर फॉर द थर्ड टर्म। और हमें पता है कि लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 3.0 जो है वो स्टार्ट हुई है। तो जो मोस्ट ऑफ द बजट एलोकेटेड फॉर रेलवे, जो रेलवे के लिए ज्यादातर बजट इस बार एलोकेट किया गया है, मतलब जो पैसा रेलवे में स्पेंड करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, वो कर रही है किस चीज के ऊपर? वो कर रही है रेलवे सेफ्टी को लेके, कि हम सबसे ज्यादा पैसा जो है वो रेलवे सेफ्टी में लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा यूपी के अंदर या अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रेल एक्सीडेंट देखने को मिले हैं, हादसा हुआ है, ट्रेन डीरेल हो जाती है, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, राइट। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना वो डेटा जो है कि कितना फंड एलोकेट किया गया है। ये है रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपीस, कि ये जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि पूरा जो रेलवे के अंदर जो मशीनरी लग रही है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबके ऊपर जो खर्चा होगा वो हो जाएगा 2,62,200 का। तो इतना बजट पास किया गया है इस बार, एंड विद ए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। और इससे पहले जो एक लास्ट टाइम भी जो सपोर्ट मिला हुआ था इंटरिम बजट के रूप में, वो है 2,52,200 करोड़। तो उसके साथ जुड़ के ये पैसा जो है ये रेलवे के ऊपर स्पेंड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बजटरी एलोकेशन फॉर रेलवेज हैज रिमेन्ड द सेम सिंस निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट, की जो पहले से इंटरिम बजट में जो वो एक अनुमान लगा कि इन्होंने बजट पेश किया था, वही चीज रखा गया है रेलवे के अंदर। इंटरिम बजट क्या था? इंटरिम बजट ये था कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो तत्काल के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रिडिक्ट किया था कि इतना जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि फिक्स तो नहीं रहता है कि फिर से सरकार वही बनेगी, तो वो इंटरिम बजट के रूप में आता है। रेलवे बजट एज पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, क्या इतिहास रहा है रेलवे बजट का ये भी देख लेते हैं। 2017-18 जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे को मर्ज कर दिया गया, नो सेपरेट रेलवे बजट एंड द एलोकेशन ऑफ द इंडियन रेलवे इज नाउ पार्ट ऑफ द जनरल यूनियन बजट, की इंडियन रेलवे का जो बजट होगा जनरल बजट के साथ ही उसको पास किया जाता है, ठीक है। ये 2017-18 से हुआ। 1924 में क्या हुआ था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्वर्थ कमिटी, एक्वर्थ कमिटी के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और जनरल बजट से, ठीक है। तो यानी रेलवे बजट अलग होता था। तो रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विथ यूनियन जनरल बजट इन 2017-18 एंड जॉन मिथाई ये जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम रेलवे बजट को प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट ऑन, कब किया था? जब इंडिया आजाद हुआ था 20 नवंबर 1947 में, ठीक है। तो इंडिया की आजादी के बाद पहली बार ये तब प्रेजेंट हुआ। एंड 2014 से लेके 2024 तक इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाई किया गया है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो 41,655 रूट्स किलोमीटर का जो रूट है ये इलेक्ट्रीफाई किया गया, यानी अब इस पे इलेक्ट्रिक इंजन रन करती हैं रेलवे की। और 21,413 रेलवे के अगर किलोमीटर्स में हम देखें तो दे आर इलेक्ट्रीफाइड, रूट इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं 2014 में, राइट। द फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन, अगर पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन की मैं बात करता हूं तो वो इंडिया के अंदर कब रन हुई? 3 फरवरी 1925। कहां से कहां तक? बॉम्बे वीटी, यानी आज के समय में जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, काफी भीड़ रहती है, एंड कुर्ला हार्बर इन मुंबई, यहां से यहां तक ये ट्रेन चली थी, पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन, ठीक है, 1925 में। ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो इंडिपेंडेंस से पहले हो गया 1925। इंडिपेंडेंट के बाद पहली इलेक्ट्रीफाइड जो ट्रेन थी उसका पहला रूट था हावड़ा बुर्दवान सेक्शन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हावड़ा से लेके बुर्दवान तक ये चली थी 1958 के अंदर। सो आउट ऑफ द टोटल एलोकेशन, जितना भी एलोकेट हुआ है बजट, उसमें से रुपीज 1.08 लाख करोड़ विल बी स्पेंट ऑन मेजर टू बूस्ट रेलवे सेफ्टी। इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ किस पे? रेलवे सेफ्टी को लेकर, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इतने सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसमें। मनी विल बी यूज टू अपग्रेड ओल्ड रेलवे ट्रैक्स, बहुत पुराने ट्रैक्स हो चुके हैं, इम्प्रूव इंडियन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, अंडरपासेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। आप देखते हैं कि वो जहाँ पे जाके रुकते हैं वो फाटक खुलता है, उसके बाद पता चलता है उसी में 2-3 लोग की डेथ हो जाती है जल्दी जल्दी क्रॉस करने के चक्कर में। कवच सिस्टम इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, इंस्टॉल द कवच सिस्टम, ठीक है, कि अगर ड्राइवर सो गए और रेड लाइट हो रखी है, ड्राइवर देखना भूल गए, तो अपने आप जो है
गाड़ी रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी। इसके अलावा 2 ट्रेनें अगर सेम ट्रैक पे आ गई, ये भी हुआ था लास्ट ईयर अगर मुझे याद है जहां तक, तो वो दोनों ट्रेन अपने आप ही ब्रेक जो है वो लगा लेंगी अगर दोनों ट्रेनों में कवच सिस्टम है तो, ठीक है। रेलवे टोटल रेवेन्यू इन 2023-2024 कितना था? 2.40 लाख करोड़ एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर वाज 2.26 लाख करोड़, तो थोड़ा सा बेनिफिट में रही गवर्नमेंट, ठीक है। एंड रेलवे वाज इन प्रॉफिट इन 2023-2024। रेवेन्यू जनरेशन टारगेट फ्रॉम द पैसेंजर सेगमेंट, कि सिर्फ लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके टिकट पे जो खर्चे आ रहे हैं उससे कितना गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विच इज 80,000 करोड़, ठीक है, जो कि पहले 73,000 करोड़ था 2023-24 का, इस बार ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी तरह फ्राइट ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, गुड्स वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं रेलवे से, मालगाड़ी जिसको कहते हैं, तो उससे अनुमान लगाएगी कि 2024-25 में लगभग 1,74,500 करोड़ रुपीस, इतना तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद इस बार रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए। लास्ट टाइम इट वाज 1,64,700 करोड़, लेस देन द टारगेट सेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25 जुलाई के। इसके अलावा जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसके ऊपर आप पढ़ना चाहिए, जो आपकी नॉलेज को इनहेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ग्रीन इलेक्शंस का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट डज ग्रीन इलेक्शन मीन। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन तो हर समय आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इंडिया स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज के समय में देखिए गवर्नमेंट जो है इंडिया इनिशिएटिव लेके आ रही है, रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा कर रही है, तो वो क्या है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लोकपाल, लोकपाल की क्या पावर होती है, ड्यूटीज होती हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन जहां से अरविंद केजरीवाल निकले इस लोकपाल के लिए, तो उसमें जानना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, इट वाज वन ऑफ द वेरी कंट्रोवर्शियल लॉ दैट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये क्या है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा, और उसके साथ आप देखेंगे कि आज ही की क्लास में जितना पढ़ा है सब याद भी कर लेना है इन क्वेश्चन के थ्रू। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में रैंक क्या था? ये था 82nd रैंक, यही था ना 82nd, यस 82nd रैंक। विच कंट्रीज पासपोर्ट इज मोस्ट पावरफुल इन 2024, पहले भी बहुत बार ये कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे रह चुकी है, इस समय सिंगापुर, ठीक है। हु रिलीज पासपोर्ट रैंकिंग ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कौन रिलीज करता है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, काफी फेमस है इस चीज से। कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल इनकम डे, पे करते वक्त हालत खराब होती है, ठीक है, 24 जुलाई, 24 जुलाई को। किसने इनकम टैक्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया था? तो कौन थे ये? विल्सन और जोन्स, जोन्स थे ना, विलियम जोन्स नहीं, ठीक है, चेक करके बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज द राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं तो डाउटफुल हूं। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कौन चेयरमैन है? ये है इस समय रवि अग्रवाल, ठीक है। रिसेंटली हु लॉन्च्ड रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम, किसने लॉन्च किया, किस बैंक ने मर्ज करके, ठीक है, इंडसलैंड बैंक। When was the railway budget separated from the general budget in India, रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया 26-24, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप बताइए सही आंसर क्या होगा, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। कई चीजें तो आप ही से पूछ लेता हूं मैं, है ना। When was the railway budget merged with the general budget, और इसको मर्ज कब कर दिया गया, ये मैं बताया था 2017-18 में, ठीक है। Who presented the first railway budget of independent India? That's a good question, ठीक है, कि पहला रेलवे बजट किसने प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया में? जॉन मथाई, यही थे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और इसी तरह आप प्रिपेयर करते रहिए, हम आपके साथ ही हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।